हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमास्टर लोकी। दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश्वर वर्मा और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बायोमास्टर लोकी में। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रयोगशाला परिचालक के लिए बायोलॉजी का पहला पोर्शन कवर किया था, पहला चैप्टर कवर किया था, जो कि है जीवन की इकाई कोशिका। थ्योरी पढ़े थे हम लोग। क्या किए थे? जैसा कि सीजी व्यापम ने सिलेबस दिया है, 9th और 10th का जो सीजी बोर्ड का बुक है वहां से क्वेश्चन पूछेंगे। तो हमने क्या कर रहे हैं, हम लोग पहले थ्योरी पढ़ रहे हैं, बुक को लाइन टू लाइन पढ़ रहे हैं, बुक रीडिंग कर रहे हैं। उसके बाद अगला जो वीडियो आ रहा है वो है उसी चैप्टर का एमसीक्यू वाला पोर्शन। तो पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, जीवन की इकाई कोशिका वाले चैप्टर का पूरा लाइन बाय लाइन हम लोग बुक रीडिंग किए थे और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश किए थे। इस वीडियो में हम लोग 30 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस चैप्टर का। कितने एमसीक्यू क्वेश्चन? 30 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, थोड़े बेसिक्स हैं, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन डेफिनेटली आपको एग्जाम में काम आने वाला है, क्योंकि सिलेबस ही 9th-10th का दे रखा है, इतने हायर लेवल का नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी पहले थोड़े बेसिक्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत बेसिक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, और उसके बाद फिर हम लोग कोशिश करेंगे थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन, क्योंकि सीजी व्यापम का कुछ कहा नहीं जा सकता। कभी बहुत इजी क्वेश्चन पूछ देता है, कभी थोड़े टफ क्वेश्चन पूछ देता है ना भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, इजी वाले क्वेश्चन भी करेंगे, टफ वाले क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि हमारी तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। और बायोलॉजी के लिए अगर आप इस चैनल में आए हैं तो कुछ भी चीज एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ाया जाएगा मोर देन इनफ है। हम क्या कर रहे हैं, थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, उस थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यूज भी देख रहे हैं, इजी वाले क्वेश्चन भी देख रहे हैं, टफ वाले क्वेश्चन भी देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये चैप्टर्स रीडिंग खत्म हो जाएगा, पूरा एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग फुल लेंथ क्या करेंगे, मैराथन देखेंगे, है ना। वन शॉट में एक वन शॉट वीडियो में पूरे सिलेबस का एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और वीडियो को लाइक करना तो बनता है यार, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो अभी भी ऑफर चल रहा है ना, 199 में आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिल रहा है, पूरा सिलेबस कवर होगा, है ना। फुल लेंथ टेस्ट है, बाइलिंगुअल है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों है। तो अगर आपको दिक्कत होती है इंग्लिश में, तो हिंदी में भी यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, पूरा सिलेबस कवर किया जा रहा है। और जैसे ही आप टेस्ट देंगे, पूरा ऑनलाइन टेस्ट होगा आपके ऐप में, जैसे ही आपने टेस्ट दिया आपको उसी समय रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर 6261144902 वाले नंबर में व्हाट्सएप या कॉल करके टेस्ट की जानकारी और ले सकते हैं, ठीक है। चलो, ऑफर चल रहा है भाई साहब, अभी 50% ऑफर है ना। इसका एक्चुअल प्राइस है 3999, ठीक है, 399, ठीक है। लेकिन अभी ऑफर में कुछ लोगों को, गिने चुने शुरुआती के लोगों को 199 में दिया जा रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी टेस्ट सीरीज हैं। अच्छा, ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, ठीक है, बता देता हूं मैं। 10 टेस्ट हैं, तो यहां पर एमटी का मतलब है मेगा टेस्ट 1, और मेगा टेस्ट 1 कब होने वाला है, 1 जुलाई को होने वाला है, ठीक है, 1 जुलाई। फिर मेगा टेस्ट 2 होने वाला है 4 जुलाई को। ऐसे ही पूरा आपका 28 जुलाई तक 10 टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी आप देख सकते हैं, ठीक, मात्र 199 रुपए में। और भी टेस्ट हैं, अगर आप बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, या आप सीजी सेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वीडियो कोर्स मिलने वाला है। पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको वीडियो कोर्स मिलने वाला है। बाकी ये जो बॉटनी और जूलॉजी, ये टेस्ट सीरीज है, ज्वाइन कर सकते हैं भाई। किसी भी टेस्ट के लिए जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 6261144902। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। टेलीग्राम चैनल तो डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि जो भी चीजें मैं पढ़ाता हूं पीडीएफ के फॉर्म पे आपको इसी टेलीग्राम चैनल में मिलता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलो आज शुरू करते हैं हम हमारे सेल का, कोशिका का लगभग 30 क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं, और ये 30 क्वेश्चन आपके लिए रामबाण होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन आपको ऐसा लग सकता है कि ये तो इतने इजी क्वेश्चन है, लेकिन अब भाई यहां पर 10th पास वालों को भरना है फॉर्म। अब भाई जिनका एकदम बेसिक भी खराब है, तो उन लोगों के लिए तो ये क्वेश्चन है ना, ठीक है। आप अगर पता है फिर भी एक बार रिवाइज हो जाएगा, क्या दिक्कत है। मैं अच्छे क्वेश्चंस, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस भी लाऊंगा, क्योंकि सीजी व्यापम में मिक्स्ड क्वेश्चन होता है। कुछ क्वेश्चंस काफी इजी होंगे, कुछ क्वेश्चंस काफी टफ भी होते हैं, तो हम सभी प्रकार के क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, यहां पर हिंदी इंग्लिश दोनों में है ना, तो आप अगर हिंदी मीडियम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, भैया बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जीवन की इकाई क्या होती है, मूलभूत इकाई। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या परमाणु है? नहीं भाई साहब, परमाणु तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या ये मॉलिक्यूल है? नहीं, ठीक है, परमाणु नहीं है, मॉलिक्यूल नहीं है। क्या सेल है? जी हां, सेल।
ठीक है। और टिश्यू तो बहुत सारे सेल से मिलकर ही टिश्यू बनता है। यहां पर बहुत सारे सेल से ही मिलकर क्या बनता है, टिश्यू बनता है, ठीक है। मेनी सेल्स, ग्रुप ऑफ मेनी सेल्स, मेनी सेल्स का ग्रुप, बहुत सारे सेल्स का ग्रुप होता है टिश्यू, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, सॉल्व तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन उस एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि हम चारों ऑप्शन के बारे में यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपका तैयारी कितने क्वेश्चन का हो रहा है, 4 क्वेश्चन का तैयारी हो रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अच्छा आगे बढ़ गया क्या, एक क्वेश्चन और, हाँ ठीक, ये पहला क्वेश्चन नहीं है, पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। हु डिस्कवर्ड द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार सेल को किसने खोजा, कोशिका की डिस्कवरी सबसे पहली बार किसने की, सबको पता है भाई साहब, रॉबर्ट हुक ने पहली बार कोशिका की खोज की, रॉबर्ट हुक ने। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने कब कोशिका की खोज की, 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, ठीक है। स्लीडेन तथा स्वान तथा विर्चो, इन तीनों ने क्या किया पता है, इन तीनों ने, देखो स्लीडेन ने 1839 में, सॉरी 38 में, और स्वान ने 1839 में सेल थ्योरी में, कोशिका सिद्धांत में काम किया। और फिर विर्चो ने कितने में, 1855 में कोशिका सिद्धांत में काम किया। तो इन तीनों का काम क्या है पता है, इन तीनों के द्वारा कोशिका सिद्धांत को दिया गया है, सेल थ्योरी के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया गया है। किसके बारे में, किसके द्वारा, स्लीडेन, स्वान तथा विर्चो के बारे में। और कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी क्या होता है, सेल थ्योरी में 3 पॉइंट है, क्या क्या है, सभी जीव जंतु, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सभी किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये होता है कि हमारे बॉडी में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं सभी कोशिका के अंदर होती है, ठीक है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट क्या है कि विर्चो के द्वारा ये पॉइंट कहा गया है, तीसरा पॉइंट, कि जितने भी कोशिकाएं हैं वो पुराने पहले से उपस्थित कोशिकाओं से बनती है। मतलब नए कोशिकाएं कैसे आती है, नई सेल्स कैसे बनती है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती, पहले से जो उपस्थित कोशिकाएं हैं उन्हीं से ही नई कोशिकाएं बनती है। तो इस बात को किन्होंने कहा, विर्चो ने। तो ये तीनों जो है, स्लीडेन, स्वान तथा विर्चो, ये तीनों ने सेल थ्योरी को दिया है। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया, कोशिका की खोज की है, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी। ये देखो अब भी आ गया क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो कोशिका सिद्धांत जो है, हुक ने नहीं, यहां पर हुक लिखा है, रॉबर्ट हुक ने तो डिस्कवरी की थी। स्लीडेन, स्वान, बिल्कुल स्लीडेन स्वान आएगा, है ना, रॉबर्ट हुक तो नहीं आएगा, बिल्कुल स्लीडेन एंड स्वान। लेकिन यहां पर एक और लिख लेते हैं, विर्चो, ठीक है, क्या, विर्चो। ये तीनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत को दिया था। वॉटसन और क्रिक ने तो डीएनए मॉडल दिया था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था इन्होंने, ठीक है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किन्होंने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। और डार्विन तथा वेलेस ने क्या बताया था, इन्होंने बताया था नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था। किन्होंने बताया था नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, डार्विन तथा वेलेस ने, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, द एक्सटेंशन ऑफ सेल थ्योरी बाय रडोल्फ विर्चो स्टेटेड। बोला जा रहा है रडोल्फ विर्चो ने कोशिका सिद्धांत में जो जोड़ा वह था। तो रडोल्फ विर्चो ने, देखो कोशिका सिद्धांत पहले 2 साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, स्लीडेन तथा स्वान के द्वारा 1838 और 1839 में। लेकिन 1855 में एक और वैज्ञानिक आए, एक और साइंटिस्ट आए, जिन्होंने उसी कोशिका सिद्धांत में एक पॉइंट और जोड़ा। तो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि विर्चो के द्वारा, रुडोल्फ विर्चो के द्वारा जो एक पॉइंट और जोड़ा गया, वो पॉइंट कौन सा है। तो वो पॉइंट कौन सा है देखते हैं, सेल आर इमॉर्टल। भाई सेल्स आर इमॉर्टल, ये पॉइंट बिल्कुल नहीं था, सेल्स इमॉर्टल नहीं होते हैं। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, बिल्कुल सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है, यही पॉइंट रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। जितने भी हमारे शरीर में कोशिकाएं होती है वो कहां से उत्पन्न हुई है, पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है ना। भाई नई नई कोशिकाएं कहां से आती है, अपने आप थोड़ी बनती है,
पहले से जो कोशिकाएं हैं वो डिवाइड करती है। भाई एक कोशिका है, ये पहले छोटा था, अब ये बड़ा हो गया, फिर बड़ा हुआ, फिर ये क्या कर गया, दो में डिवाइड कर गया, तो नई कोशिकाएं बन गई, ये नई कोशिकाएं। फिर ये आगे जाकर फिर बड़ा हो जाएंगे, ये बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, फिर क्या करेंगे, ये फिर से डिवाइड हो जाएंगे। तो नई कोशिकाएं देखो कैसे बन रही है, पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं बनती है। ठीक है, तो यही बोला था किन्होंने, विर्चो ने। और तीसरा पॉइंट बोल रहा है ऑल ऑर्गेनिज्म, हमारा आंसर तो बी हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर। भाई गलत है ये आंसर, ऑप्शन तो गलत है बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी गलत है। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर तो ये नहीं है, लेकिन ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि बोला जा रहा है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर। क्या सभी जीव एक कोशिकीय होते हैं? भाई हम लोग कौन है फिर? हम एक ही कोशिका से बने क्या? नहीं, हम बहुत सारे मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं हम, है ना। तो भाई ऑल तो नहीं ही आएगा। ठीक है, यूनिसेलुलर एग्जांपल हम बोले तो एक कोशिकीय जीवों का एग्जांपल बोले तो अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, है ना, ये सब है। लास्ट आंसर ऑप्शन क्या बोल रहा है? सेल्स कांट डिवाइड। कांट का मतलब है नहीं कर सकता, कोशिकाएं विभाजित नहीं हो सकती। बिल्कुल गलत है भाई ये पॉइंट। ठीक है, क्योंकि कोशिका तो विभाजित करती है, अभी जस्ट बात किए, ये देखो कैसे डिवीजन कर रहा है, कोशिका विभाजित कर रहे हैं, है ना, विभाजन। तो कोशिकाएं विभाजित हो सकती है, लेकिन यहां पर ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, चलो इस आंसर क्या हो जाएगा? प्री एग्जिस्टिंग सेल, है ना। सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोटिक सेल? निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रोकैरियोटिक है? कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। ठीक है, सेल जो है दो प्रकार की होती है कोशिकाएं। कौन कौन से? एक होता है प्रोकैरियोटिक, ठीक है, एक क्या होता है प्रोकैरियोटिक, और एक क्या होता है यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या है कि प्रोकैरियोटिक में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। ठीक, लेकिन यूकैरियोटिक में यूनी प्लस मल्टी, यूनी मतलब एक कोशिकीय, ठीक है, यूनी मतलब क्या? एक कोशिकीय, और यहां पर यूनी प्लस मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सबसे मेन डिफरेंस क्या है कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली नहीं होता। इसका मतलब क्या? नो न्यूक्लियस। ठीक, न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन यहां पर न्यूक्लियस या केंद्रक होता है। ठीक है, यहां पर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन उधर न्यूक्लियस या केंद्रक होता है। ठीक है, किसमें? यूकैरियोटिक में। तो यहां पर पूछा गया है प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जांपल है, बिल्कुल बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जांपल है, अमीबा तो यूकैरियोटिक में आता है, प्लांटी सेल भी यूकैरियोटिक में आता है, और फंगल सेल या कवकीय कोशिका भी यूकैरियोटिक में आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जंतु है या ऑर्गेनिज्म है जो मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, जब हम जीव जगत का वर्गीकरण देखते हैं तो 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन किया गया है जीव जगत को, 5 किंगडम, ठीक है, क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला क्या आता है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अनुसार क्या है भाई, जीवों का वर्गीकरण कैसे किया गया है? पहला है मोनेरा, दूसरा क्या है? प्रोटिस्टा, तीसरा क्या है? फंजाई, और चौथा क्या है? प्लांटी, और पांचवा क्या है? एनिमेलिया। ठीक है, ये 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया है। मोनेरा में सभी बैक्टीरिया आते हैं, प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जंतु आते हैं, फंजाई में जितने भी फंगस या कवक हैं वो आ जाते हैं, प्लांटी में सभी पौधे आते हैं, और एनिमेलिया में जितने भी जंतु हैं वो सभी आ जाते हैं, जितने भी जानवर हैं, एनिमल हैं, वो सभी आते हैं। ठीक है, तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? हमारा बैक्टीरिया इसका आंसर हो जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। छठवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? छठवां क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, ठीक है, 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल? बचपन से सुनते आ रहे हैं, है ना। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पावर हाउस या ऊर्जा गृह, कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है?
ऊर्जा गृह। कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो बचपन से सुन रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस, है ना। राइबोसोम में क्या होता है भाई साहब? राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। न्यूक्लियस को कोशिका का क्या कहा जाता है? ब्रेन कहा जाता है। कोशिका का क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस को कोशिका का ब्रेन कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया ही है जहां पर पावर हाउस मतलब एनर्जी बनता है। ठीक है, क्या बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में? एनर्जी बनता है एटीपी के फॉर्म पे, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस। गोल्जी एपैरेटस में क्या होता है? प्रोटीन, फैट, इसका भी और काम देखेंगे, वैसे बहुत सारा काम है गोल्जी एपैरेटस का। ठीक है, गोल्जी एपैरेटस जो है प्रोटीन, फैट, इन सभी का पैकेजिंग करता है, मॉडिफिकेशन करता है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ जाते हैं। देखो एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एक के साथ हम लोग बहुत सारी चीजें और एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख रहे हैं। इन सभी को आप लिखते जाओ, तब जाकर रिवीजन करोगे तो अच्छे से चीजें याद रहेंगी, है ना। आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? इनमें से कौन से कोशिकांग में या ऑर्गेनेल में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया? भाई माइटोकॉन्ड्रिया कैसे आएगा? यहां पर तो एनर्जी बनता है। अभी जस्ट देखे क्या बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में? एनर्जी बनता है। राइबोसोम में अभी जस्ट देखे क्या बनता है? राइबोसोम में प्रोटीन बनता है। अभी जस्ट देखे क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल यहां पर होता है क्या? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्या होता है क्लोरोप्लास्ट में? फोटोसिंथेसिस। लाइजोसोम को हम लोग कोशिका का आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुसाइडल, आत्महत्या की थैली, SUI होता है। ठीक है, यहां पर SUI, ठीक है। सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। ठीक है, एक बार बता रहा हूं, बार बार इसको और नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी और आएगा ये पॉइंट, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का काम होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक हरित लवक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हरित लवक। हरा कलर इसीलिए पौधे होते हैं, हरित लवक की वजह से, या क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ही हमारे जितने भी पौधे होते हैं वो हरे कलर के होते हैं। और वही क्लोरोफिल नाम का जो वर्णक है, लवक है, वो क्या करता है? प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है और फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो कहां पाया जाता है? पत्तियों की कोशिकाओं में, तने की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। चलो भाई साहब, 7 क्वेश्चन हो गया, 8वां देखते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन बेसिक्स है ना, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, बार बार पूछी जाती है ये सब क्वेश्चन, है ना। Which of the following is absent in animal cell? निम्न में से कौन सा जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? पूछो, देखो ये यहां पर ये ध्यान देना बहुत जरूरी होता है ना। ये अनुपस्थित बोला जा रहा है, कहां पर? जंतु कोशिका में। क्या अनुपस्थित होता है? तो भाई साहब जंतु कोशिका में सेंट्रियोल तो पाया जाता है ना। न्यूक्लियस, केंद्रक भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी पाया जाता है, लेकिन सेल वॉल या कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। ये पाई जाती है प्लांट की कोशिकाओं में पाई जाती है ना, और फंजाई की कोशिकाओं में पाई जाती है, और बैक्टीरिया की कोशिकाओं में पाई जाती है। लेकिन जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ठीक है, और ये जो सेंट्रियोल है ये पाया जाता है एनिमल में। एनिमल में क्या कराता है सेंट्रियोल? एनिमल में सेंट्रियोल जो है सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन कराने का काम करता है। क्या कराता है ये? सेल डिवीजन कराता है। सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन कराता है। न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग देख चुके हैं। चलो अगला क्वेश्चन बात करते हैं। 9th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज। प्रोकैरियोटिक कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब कि बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का सबसे बाहरी जो आवरण है उसे कहा जाता है क्या? कैप्सूल। कैप्सूल कहा जाता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो अंदर होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर देखो, सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल, और उसके बाहर फिर ये कैप्सूल होता है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म के बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म जो कि सेल के अंदर रहेगा। ठीक है, मान लो ये है साइटोप्लाज्म, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर इसके बाहर रहेगा सेल वॉल, फिर इसके बाहर कैप्सूल, ऐसा। ठीक है, तो सबसे बाहर रहता है क्या? हमारा कैप्सूल रहता है सबसे बाहर। ठीक है, चलो याद रखेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, विच स्ट्रक्चर कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ सेल?
कोशिका की क्रियाओं को नियंत्रित करने की संरचना कौन सी है? तो भैया हमारी बॉडी को कौन नियंत्रित करता है? हमारा ब्रेन, है ना। हमारा जो ब्रेन है वो पूरी हमारी बॉडी को नियंत्रित करता है। हमारे बॉडी के जितने भी कार्य हैं उन सभी को कौन कराता है? हमारा ब्रेन। वैसे ही कोशिका के अंदर कोशिका का ब्रेन होता है, सेल के अंदर सेल का ब्रेन होता है। तो वो जो सेल का ब्रेन है वो क्या कराता है? सेल के कार्यों को संपन्न कराता है। अब भाई सेल का ब्रेन, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? अभी बात किए थे, किसे कहा जाता है? न्यूक्लियस को कहा जाता है। तो न्यूक्लियस ही है जो कोशिका का पूरा काम कराता है, पूरे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ठीक है। राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह कहा जाता है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग कहा जाता है। क्यों सुसाइडल बैग कहा जाता है? क्योंकि यहां पर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। क्या होते हैं यहां पर? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैटलेज, लाइपेजेस, ठीक है, प्रोटीएजेस, ये सब एंजाइम्स यहां पर प्रेजेंट होते हैं। कहां पर? हमारे लाइसोसोम के अंदर, ठीक है। लाइसोसोम के अंदर ये सभी एंजाइम्स होते हैं जो कि प्रोटीएजेस क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लाइपेजेस लिपिड को, कैटलेजेस कार्बोहाइड्रेट को, है ना। तो ये सब अलग अलग एंजाइम जो लाइसोसोम के अंदर होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब। 11वें नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन संश्लेषण में कौन सी कोशिकांग संलग्न होती है? तो भैया अभी बात किए थे, प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है, ठीक है। गोल्जी बॉडी में कहां प्रोटीन बनता है? गोल्जी बॉडी में तो प्रोटीन का पैकेजिंग होता है। क्या होता है यहां पर? PACKAJING, पैकेजिंग होता है। किसका किसका पैकेजिंग होता है? प्रोटीन। और किसका होता है? लिपिड। जो कि कहां पर बनता है ये प्रोटीन और लिपिड? ये प्रोटीन बनता है हमारे RER में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और लिपिड कहां बनता है? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब खुरदुरी अंतःप्रदवी जालिका। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब क्या होता है? चिकनी अंतःप्रदवी जालिका होता है, ठीक है। तो यहां पर बनते हैं। अब बन यहां रहे हैं, लेकिन इनका पैकेजिंग मॉडिफिकेशन कहां हो रहा है? मॉडिफिकेशन कहां हो रहा है? ये सब हो रहा है गोल्जी बॉडी के अंदर, ठीक है। राइबोसोम में प्रोटीन बनता है, जो कि क्वेश्चन पूछा गया है। वैक्यूल में क्या होता है? वैक्यूल या रिकृतिका, जो कि प्लांट में पाया जाता है ना, प्लांट में होता है। और यहां पर स्टोरेज का काम करता है ये वैक्यूल, स्टोरेज या संधारण का काम करता है, ठीक है। लाइसोसोम के बारे में अभी पढ़े हैं तो ये भी आंसर नहीं होगा। चलो आगे बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल? निम्न में से कौन सा झिल्ली से घिरा कोशिकांग है? झिल्ली से घिरा कोशिकांग कौन सा है भाई? राइबोसोम में कोई झिल्ली नहीं होती, याद रखेंगे। न्यूक्लियोलस में भी कोई झिल्ली नहीं होती, ठीक है। न्यूक्लियोलस जो है ना, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाने वाला एक डेंस स्ट्रक्चर, ये सेल है। और ये सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया? न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो न्यूक्लियोलस में भी झिल्ली नहीं पाई जाती। माइटोकॉन्ड्रिया में झिल्ली होती है, बिल्कुल। और कैसी झिल्ली होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है ये, ठीक है। ये कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होती है। सेंट्रोसोम में भी झिल्ली नहीं होती, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ जाते हैं। राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या? राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम, ठीक। दो प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। एक होता है 70S और एक होता है 80S। दो प्रकार के राइबोसोम 70S, 80S। और ये 70S जो है ना, ये किसमें किसमें पाया जाता है? 70S जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में पाया जाता है। लेकिन 80S सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में ही पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्या? 80S राइबोसोम, ठीक। तो इतनी बातें आपको राइबोसोम के बारे में याद रखना है। और राइबोसोम करता क्या है? तो हम लोग बात कर चुके हैं। राइबोसोम क्या करता है?
प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करता है। ठीक, चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 13th नंबर, विच ऑर्गेनेल हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन। विषहरण में कौन सा कोशिकांग क्या करता है, महा सहायता करता है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो गोल्जी बॉडी है ये क्या करता है, प्रोटीन फैट इन सब का पैकेजिंग करता है। ठीक है, और मॉडिफिकेशन करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, SER। ठीक है, SER ये डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। राइबोसोम नहीं, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट ये प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण मतलब क्या, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर हेल्प्स इन सेल डिवीजन इन एनिमल सेल। जंतु कोशिकाओं में विभाजन के समय कौन सी संरचना मदद करती है। तो जंतु कोशिकाओं में विभाजन के समय लाइसोसोम नहीं करता है, गोल्जी एपैरेटस नहीं करता है, न्यूक्लियोलस भी नहीं करता है, लेकिन सेंट्रियोल जो है कोशिका विभाजन में मदद करता है। किसमें, एनिमल की कोशिकाओं में। ठीक है, ये जो सेंट्रियोल है ना ये पाया जाता है एनिमल सेल में, पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में ये नहीं पाया जाता, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, एनिमल सेल में पाया जाता है और ये कोशिका विभाजन का काम करता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। 15th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। निम्न में से कौन सा द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग है। द्विझिल्ली युक्त मतलब ऐसी कौन सी कोशिकांग है या सेल ऑर्गेनेल है जहां पर दो मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, दो मेम्ब्रेन कहां पर पाई जाती है तो देख लेते हैं। राइबोसोम में तो भाई मेम्ब्रेन ही नहीं पाया जाता, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है डबल मेम्ब्रेन, अभी बात किए थे, ये इसका आंसर होगा। गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, अच्छा एक सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल इज अ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ, हाँ ठीक है, निम्न में से कौन सा द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग है, तो बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग है। गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम में भी क्या पाया जाता है, झिल्ली पाई जाती है, लेकिन सिर्फ एक झिल्ली पाई जाती है, सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन पाई जाती है इन दोनों में, इसमें गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम में। बट हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें पाया जाता है क्या, डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16th नंबर क्या बोल रहा है, प्लांट सेल्स स्टोर वेस्ट इन। पादप कोशिकाएं अपशिष्ट पदार्थों को कहां संग्रहित करती है, तो अभी बात किए थे न्यूक्लियस तो ब्रेन है, साइटोप्लाज्म भाई कोशिका द्रव्य में कहां से स्टोर होगा। ठीक है, सेंट्रल वैक्यूल ये है, यहां पर स्टोरेज का काम होता है। जब हम कोशिका बनाते हैं ऐसे, है ना, तो मान के चलो ये है प्लांट की कोशिका, ऐसे बीच में जो बड़ा सा ऐसे पाया जाता है ना, ये है क्या, सेंट्रल वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, यही सेंट्रल वैक्यूल क्या करता है भाई साहब, यही सेंट्रल वैक्यूल जो है स्टोरेज का काम करता है, स्टोरेज। और किन चीजों का स्टोरेज कर रहा है ये, अपशिष्ट पदार्थों का स्टोरेज कर रहा है। किसका स्टोरेज, अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण कर रहा है। राइबोसोम नहीं आएगा इसका आंसर, राइबोसोम भाई प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करते हैं। देखो कई बार हम लोग वही चीजें पढ़ रहे हैं, आपको चीजें याद करा के ही छोड़ेंगे। ठीक है, आप बस सेशन को लाइक करें पसंद आ रहे तो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल सब्सक्राइब करें भाई, है ना। बाकी हमारा काम है पढ़ाना, आप बस बार बार रिवीजन करेंगे वीडियो को, बार बार देख देख के। ठीक है, और नोट्स बना के। चलो आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। कोशिका भित्ति किससे बनी होती है भाई साहब, कोशिका भित्ति जीवाणुओं की, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकैन से बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकैन एक पॉलीसेकेराइड है ना, ग्लूकोज ही है लेकिन पॉलीसेकेराइड है, जिससे बनी होती है। सेल्यूलोज किसकी सेल वॉल बनी होती है, सेल्यूलोज से, तो प्लांट की जो सेल वॉल है ना, प्लांट सेल वॉल, वो सेल्यूलोज से बनी होती है। पेक्टिन और लिग्निन ये सब भी किसी ना किसी के सेल वॉल होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर हमें पूछा क्या गया है, यहां पर पेप्टाइडोग्लाइकैन के बारे में पूछा गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
डीएनए इज मेनली लोकेटेड इन, डीएनए मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? डीएनए कहां पर उपस्थित होता है भाई साहब? डीएनए कहां पर उपस्थित होता है? तो डीएनए सेल के अंदर न्यूक्लियस में पाया जाता है। राइबोसोम में कहां से डीएनए आ जाएगा? साइटोप्लाज्म में भी नहीं होता है डीएनए। अच्छा, अगर बात करते हैं हम बैक्टीरिया में, देखो नॉर्मल कंडीशन में पूछ रहा है तो डीएनए न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, केंद्रक के अंदर पाया जाता है डीएनए, ठीक है, लाइसोसोम में नहीं होगा। लेकिन अगर पूछता है बैक्टीरिया का डीएनए कहां पाया जाता है, तो ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म। बैक्टीरिया का जो डीएनए है ना, वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है ना। बैक्टीरिया का डीएनए, बैक्टीरिया का डीएनए साइटोप्लाज्म, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियस नहीं है ना, इसीलिए। चलो 18th नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम 19th की बात करते हैं। विच सेल ऑर्गेनेली इज कॉल्ड सुसाइडल बैग, देख चुके हैं। किस कोशिकांग को आत्महत्या या आत्मघाती थैली कहा जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन, लाइसोसोम को कहा जाता है। राइबोसोम को भाई प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, प्लास्टिड को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस कराने वाला कोशिकांग, ठीक है। चलो सब चीज देख चुके हैं, लाइसोसोम इसका आंसर हो जाएगा, आत्महत्या की थैली। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब क्या? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कौन सा स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता? भाई डीएनए, इस दुनिया का कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें डीएनए या आरएनए तो पाया जाएगा, क्योंकि डीएनए आरएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, तो ये तो पाया ही जाएगा। लेकिन अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाया जाएगा, ये भी पाया जाता है। ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमने पिछली क्लास में पढ़ा है जब कोशिका वाला चैप्टर का थ्योरी पढ़े थे, है ना, बुक रीडिंग किए थे, तो वहां पर हमने, आप प्लेलिस्ट जाके चेक करेंगे, वहां पर वीडियो मिल जाएगा, है ना। तो कोशिका मतलब क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पाया ही जाएगा। बिना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भाई कोशिका ही कहां कहलाएगा, है ना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दुनिया के हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा, चाहे वो एक कोशिकी हो, चाहे वो बहुकोशिकी हो, कैसा भी जीवित जंतु हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसमें क्या पाया जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पाया ही जाएगा, तो ये नहीं आएगा। न्यूक्लियस, भाई ये न्यूक्लियस जो है ना, ये किस में नहीं पाया जाता है? हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता न्यूक्लियस, बाकी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। और प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल तो पाया ही जाता है ना। न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, किसमें? प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक। तो आंसर यही हो जाएगा। पूछा यही गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता, तो भाई सेल वॉल तो पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है, लेकिन हमारा न्यूक्लियस जो है ना, वो प्रोकैरियोटिक में ना पाकर यूकैरियोटिक में पाया जाता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई साहब? विच ऑर्गेनेल मॉडिफाइज एंड पैकेजेस प्रोटीन्स, ठीक है। ये देखो बात कर चुके हैं, मॉडिफाई करने का काम कौन कर रहा है और पैकेजिंग का काम कौन कर रहा है? तो भाई मॉडिफाई और पैकेजिंग का काम कौन सी कोशिकांग प्रोटीन को संशोधित करती है और पैक करती है? तो एकदम आंख बंद करके इसका आंसर डाल देना है हमको। जैसी पैकेजिंग बोला, गोल्जी बॉडी इसका आंसर आएगा, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी तंत्र इसका आंसर आएगा। केंद्रक क्या है? ब्रेन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कोशिकांग है। ये दो प्रकार के होते हैं, याद रखना, SER एंड RER। SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों स्मूथ बोलते हैं? क्योंकि यहां पर राइबोसोम अनुपस्थित होता है, राइबोसोम नहीं पाया जाता है। और RER मतलब क्या होता है? यहां पर राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए इसको RER। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन संश्लेषण करता है। तो भाई RER में राइबोसोम पाया जा रहा है, इसका मतलब राइबोसोम RER क्या करेगा? प्रोटीन बनाने का काम करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। RER में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। लेकिन SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में क्या होता है? प्रोटीन तो नहीं बनेगा क्योंकि राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है। तो यहां पर होता है क्या? लिपिड सिंथेसिस होता है, ठीक है। लिपिड सिंथेसिस होता है कहां पर? SER के अंतर्गत। चलो अगला क्वेश्चन 22, व्हाट इज द जेली लाइक सब्सटेंस इन अ सेल कॉल्ड? कोशिका में मौजूद जेल जैसा पदार्थ का क्या कहलाता है? तो जेल जैसा पदार्थ भाई प्लाज्मा नहीं होगा, साइटोप्लाज्म ही कहलाएगा। ये जेल जैसा पदार्थ कोशिका के अंतर्गत है ना। कोशिका में जो जेल जैसा पदार्थ पाया जाता है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म ये नहीं आएगा क्योंकि कोशिका की बात की गई ना, ये तो न्यूक्लियोप्लाज्म तो न्यूक्लियस में पाया जाता है।
न्यूक्लियस या केंद्रक में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक द्रव्य, केंद्रक में। ठीक है, फिर सेल सैप, ये नहीं आएगा इसका आंसर। चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। सेल वॉल, अगला क्वेश्चन, सेल वॉल इन प्लांट्स मेनली कंपोज्ड ऑफ, तो पौधों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? बात कर चुके हैं। ठीक है, पौधों की जो कोशिका भित्ति है ना, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। प्लांट की जो सेल वॉल है, प्लांट की जो कोशिका भित्ति है, वो किससे बनी होती है? ये बनी होती है सेल्यूलोज से। ठीक, काइटिन की बात करें तो फंगस की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, चलो, ये दोनों नहीं आएगा। प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन और लिपिड से क्या बने होते हैं? इन दोनों से तो बने होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड से ही बने होते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई साहब? वैक्यूल्स आर मोर प्रोमिनेंट इन, रिक्तिकाएं जो है प्रमुख रूप से किसमें पाई जाती है? तो रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स, ये प्रमुख रूप से पाई जाती है कहां पर? ये पाई जाती है प्लांट सेल में। ठीक है, एनिमल में पाई जाती है लेकिन बहुत छोटी, वेरी स्मॉल और एब्सेंट। प्लांट में या तो बहुत छोटी पाई जाती है वैक्यूल, या ना के बराबर, या तो एब्सेंट होता है। बैक्टीरिया नहीं आएगा इसका आंसर, फंजाई में भी नहीं पाया जाता, लेकिन प्लांट सेल में बड़े बड़े वैक्यूल पाए जाते हैं। लगभग 90% एरिया को कवर करते हैं प्लांट सेल में। 90% एरिया कवर्ड बाय वैक्यूल, किसमें? प्लांट में। ठीक है, लगभग 90% जो एरिया है वो प्लांट सेल में किसके द्वारा कवर किया जाता है? वैक्यूल के द्वारा ही। अगला क्वेश्चन बोल रहा है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इज रिलेटेड टू, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है किससे संबंधित है? तो भाई साहब, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ना, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित होता है। किसके द्वारा दिया गया है इस मॉडल को? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को किसके द्वारा दिया गया है? सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर एंड निकोलसन नाम के साइंटिस्ट के द्वारा इस मॉडल को दिया गया है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को, जो कि किसका मॉडल है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बताने के लिए इस मॉडल को बताया गया है। ठीक है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, ये सब बिल्कुल नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, तो हमारा जो डीएनए आरएनए है ना, जेनेटिक मटेरियल, ये कोशिका के किस भाग में उपस्थित रहता है? आनुवंशिक पदार्थ जो है कोशिका के किस भाग में अनुपस्थित रहता है? तो सॉरी, उपस्थित रहता है, तो ये रहता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, हमारा जो इस तरीके से ये सेल है और ये इसका क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही ऐसे डीएनए जो है क्रोमेटिन के फॉर्म पे, धागे नुमा संरचना के फॉर्म पे उपस्थित रहता है। ठीक है, यही डीएनए ही तो है ये क्रोमेटिन। अगर आपने थ्योरी वाला वीडियो देखा होगा, है ना, तो उसमें हम लोग एक एक पॉइंट को इतने अच्छे से डिटेल में, लगभग 2 घंटे का वो लेक्चर है, इतने डिटेल में समझे कि ये हर एक एमसीक्यू आपसे बन जाएगा। ठीक है, हालांकि थोड़े इजी एमसीक्यू है, इतना इजी भी नहीं पूछता है सीजी व्यापम, लेकिन हमको हर चीज के लिए तैयार रहना है, चाहे वो इजी पूछे चाहे वो टफ पूछे, हमको सभी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना है। और यहां पर आपको मैं हर प्रकार के क्वेश्चन कराने वाला हूं इस बचे हुए 1 महीने में। ठीक है, चलो। अच्छा, साइटोप्लाज्म, ये इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा, राइबोसोम भी नहीं होगा और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपना डीएनए भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए आपको याद रखना है, खुद का डीएनए पाया जाता है, खुद का डीएनए होता है। और ये डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ठीक है, कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का। ठीक है, कैसे होगा? ये इस तरीके से सर्कुलर डीएनए तो होगा, लेकिन ये ऐसे ऐसे डबल स्ट्रैंडेड भी होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऐसा वाला डीएनए पाया जाता है, जो कि बैक्टीरिया के पास भी ऐसा ही डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा, तो आंसर तो हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो यहां पर हाइड्रा नहीं होगा, हाइड्रा प्लांट में आ जाता है।
अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अर्थवर्म भाई एनिमल में आता है, नहीं है ये। मशरूम ये भी नहीं है, फंगस में आता है मशरूम, ठीक है। तो भाई अमीबा जो है ना ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक एनिमल है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है ये, ठीक है, ऑर्गेनिज्म। और भाई इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो इररेगुलर शेप का होता है, ऐसा स्ट्रक्चर। अच्छा, इनके पास न्यूक्लियस तो पाया जाएगा क्योंकि ये यूकैरियोटिक है, तो न्यूक्लियस पाया जाएगा। और ये किसके अंदर आता है पता है? अमीबा जो है ना ये किसके अंदर आता है? प्रोटिस्टा के अंदर आता है, प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आता है, प्रोटिस्टा किंगडम, ठीक, प्रोटिस्टा के अंदर आता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अर्थवर्म नहीं आएगा, मशरूम भी नहीं आएगा, मशरूम फंगस को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनेली? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग नहीं है? कोशिका के अंदर पाया जाने वाला अंग कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और अंतःप्रदवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे कहते हैं, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, ये सब क्या है? कोशिकांग, जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। सेल के अंदर पाए जाने वाले अंग को कोशिकांग कहते हैं, या इंग्लिश में इसे ऑर्गेनेली कहते हैं। तो इनमें से कौन सा कोशिकांग नहीं है? अभी हमने बात किया माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, न्यूक्लियस है, लेकिन साइटोप्लाज्म जो है ना ये कोशिकांग नहीं है। ये तो भाई जेली लाइक द्रव्य है, ये द्रव्य है। क्या है? कोशिका के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य है, कोई कोशिकांग नहीं है, अंग नहीं है, ये द्रव्य है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, प्लाज्मिड्स आर फाउंड इन, प्लाज्मिड जो है कहां पाया जाता है? तो प्लाज्मिड पाया जाता है हमारे बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है प्लाज्मिड। मान के चलो ये है बैक्टीरिया, तो इनके पास अपना खुद का सर्कुलर डीएनए तो पाया ही जाएगा, ऐसे ऐसे अपना खुद का सर्कुलर डीएनए ऐसे ऐसे पाया जाएगा, जिसे मेन जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इन्हें? मेन जेनेटिक मटेरियल। ये है मेन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, मेन जेनेटिक मटेरियल है। और ये कैसा होता है? मेन जेनेटिक मटेरियल इनका कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। ये डीएनए की बात हो रही है, सॉरी बैक्टीरिया की बात हो रही है, लेकिन यहीं पर एक और डीएनए ऐसे छोटा सा होता है जो कि सर्कुलर ही होता है, ये रहा। ये जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। किस नाम से जानते हैं इसे हम लोग? प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं, जो बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा डीएनए, देखो ये मेन डीएनए है, लेकिन इसके अलावा एक और डीएनए यहां पर उपस्थित है, एक और डीएनए उपस्थित है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोल रहे हैं, जिसे हम प्लाज्मिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। वेक्टर की तरह यूज किया जाता है इसे, है ना, बायोटेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है एज अ वेक्टर, यूज्ड एज अ वेक्टर, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, द टर्म प्रोटोप्लाज्म वॉज कॉइंड बाय, प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? तो भाई साहब प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है ना पुरकिंजे नाम के हमारे भैया ने दिया था, साइंटिस्ट ने दिया था, पुरकिंजे, ठीक है। स्लीडन एंड स्वान के बारे में आप जानते हो, सेल थ्योरी दिया था, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, ठीक है। चलो तो आज का हमारा 30 क्वेश्चन यहां पर हम सॉल्व कर लिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने, ठीक है ना, तो कोई भी डाउट है आप कमेंट करके बताएंगे, और कोर्स से रिलेटेड अगर आपको परचेस करना है, कुछ भी जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं? दिए गए नंबर पर, कौन से नंबर पर? 6261114902, इस पर आप कॉल करके किसी भी कोर्स के बारे में, चाहे आप पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीजी सेट या CSIR नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो और या तो, है ना, इन दोनों के लिए आपको क्या मिल जाएगा? इन दोनों के लिए आपको वीडियो कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, वीडियो कंप्लीट सिलेबस कवर्ड वीडियो कोर्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, ठीक है, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी
आपको चाहिए जूलॉजी। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी या जूलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। चाहे आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, अभी जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन सा एग्जाम है, ये है आपका लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपको क्या मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो किसी भी कोर्स से संबंधित आपको जानकारी चाहिए, आप यहां पर इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके पता कर सकते हैं, ठीक है। और सभी कोर्सेस में अभी लगभग हम लोग 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ ही दिनों के लिए ऑफर निकला हुआ है, आप फटाफट कोर्स में एनरोल करें और अपनी तैयारी आगे बढ़ाएं, ठीक है। बाकी फ्री चीजों के लिए तो यहाँ पर यूट्यूब आप सब्सक्राइब करके रखें, सारी चीजें आपको फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी। यहाँ पर यूट्यूब में पूरा फ्री वीडियो अपन प्रैक्टिस करा देंगे, प्लस वीडियो सीरीज भी चल रहे हैं यहाँ पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर यार वीडियो पसंद आया तो क्या करना है आपको पता ही है, लाइक कर देना है ना। चलो, धन्यवाद बहुत बहुत।